हेलो एवरीवन। सो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम काफ़ी सारे कंबाइंड टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, नो डाउट। आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हैं वो सारी वीडियोस। इस वीडियो में मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखेंगे। उसमें से कुछ रिजल्ट मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, बट कुछ रिजल्ट्स नए भी होने वाले हैं जो मैंने आई थिंक नहीं डिस्कस किए हैं। तो मैं सब कुछ ऑल टुगेदर कंबाइन करके आप लोगों को बताऊंगी एंड देखते हैं कितने टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो सकते हैं। जितने भी हो जाते हैं वो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है लावलीज थ्योरम एंड लावलीज थ्योरम का जो प्रूफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इससे रिलेटेड आई थिंक मेरी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसमें मैंने प्रूफ भी डिस्कस किया था, रिजल्ट्स भी डिस्कस किए थे और इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन जो था लावलीज थ्योरम का वो डिस्कस किया था। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर डिटेल में जाना है तो वो वीडियोस देख सकते हो। प्रूफ मैं किसी भी थ्योरम का या फिर रिजल्ट का नहीं डिस्कस करूँगी। तो लावलीज थ्योरम जो है अब तक तो हमें रट जानी चाहिए। इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन मतलब कि जो बाउंडेड हो और प्लस एंटायर हो, अगर फंक्शन बाउंडेड है और एंटायर है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि वो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अ बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। सिंपल। एंटायर का क्या मतलब है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम बात करते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो वो कहलाता है एंटायर फंक्शन। देखो मैं आपको ये बताती हूँ, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंटायर और एनालिटिक में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, एंड आई से कि फंक्शन एफ इज एनालिटिक। ठीक है, तो और अगर आप दूसरी जगह पर ये बोलो कि एफ फंक्शन जो है वो एंटायर है, दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। जब हम ये कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है तो उसका मतलब ये होता है कि फंक्शन आपका वेल डिफाइंड तो है, मतलब डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट्स पे, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स पे वो एनालिटिक नहीं होगा। मतलब जो सिंगुलैरिटीज होंगी फंक्शन पे उन पर ये एनालिटिक नहीं होगा, बाकी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एनालिटिक होगा। ठीक है, मतलब एनालिटिक तो है बट फंक्शन को जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी, जो उसकी सिंगुलैरिटी होगी, उस पर वो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब उस पर वो एनालिटिक नहीं होगा। आप जब बोलते हो कि फंक्शन एंटायर है, इसका मतलब उसके पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं, वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही एंटायर है। क्लियर है इतनी बात। एनालिटिक एंटायर का मतलब यही है कि वो एनालिटिक है, बट जब हम एनालिटिक वर्ड यूज कर देते हैं कि फंक्शन फ्रॉम सी टू सी इज एनालिटिक, दैट मीन्स कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो एनालिटिक तो है बट अपनी सिंगुलैरिटीज पे एनालिटिक नहीं होगा। अगर आप बोलते हो कि एंटायर है तो कोई सिंगुलैरिटी की बात ही नहीं हो रही है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम उसको कह रहे हैं कि वो एनालिटिक है। तो इसमें सिंगुलैरिटी इंक्लूड हो जाती है, इसमें सिंगुलैरिटी इंक्लूड नहीं होती। मतलब ये बोल देते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो एनालिटिक है। क्लियर, वेल डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है, वी नो लिमिट। जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस अपोजिट जा सकते हैं, ऐसे बोल लो। एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फ्लो कुछ इस टाइप से होता है। एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये फ्लो होता है। ओके, सो बैक टू द स्टेटमेंट। हमने बोला कि बाउंडेड हो और एंटायर हो तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन कांस्टेंट है। अब ये बहुत ही जो स्मॉल स्टेटमेंट हमें दिख रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ये भी नहीं पता लग पाता कि हमें लावलीज थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अब बताऊंगी जो ये इम्प्लाई करते हैं कि फंक्शन एफ जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास ये है कि अगर एक एम ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ एम, जिसमें हम ये कह सकें कि जो हमारा फंक्शन का जो मोड है वो लेस देन एम है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन क्या है, बाउंड। ये तो बाय डेफिनेशन ही आपको पता चल रहा है कि मतलब एक एम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो फंक्शन को क्या कर दे रहा है, बाउंड कर दे रहा है। तो बाउंड नहीं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। सेकेंड रिजल्ट ये है
कि ये जो u हो या फिर v हो, मतलब आपका रियल पार्ट हो चाहे इमेजनरी पार्ट हो, इसमें से कोई भी एक बाउंडेड दिया हुआ है, चाहे u दिया हो चाहे v दिया हो या फिर दोनों ही दिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रियल पार्ट बाउंडेड दे रखा है या फिर इमेजनरी पार्ट बाउंडेड दे रखा है तो वो ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन कांस्टेंट होगा, एक भी पार्ट अगर बाउंडेड है तो। थर्ड रिजल्ट है, अगर ए यू प्लस बी वी इज लेस देन इज इक्वल्स टू सी ऐसे दिया हो, या फिर ए यू प्लस बी वी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, अगर ऐसे दिया है तो भी यही इम्प्लाई करता है कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। चाहे मतलब यहाँ पे u और v क्या है, हमारे रियल और इमेजनरी पार्ट है, उसमें इसमें a का मल्टीपल का रखा है, इसमें b का मल्टीपल का रखा है। अगर ये वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू सी है और अगर या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी है, इस वे से दे रखा है तो भी ये इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। देन फोर्थ, एफ जी की वैल्यू, एफ जी प्लस जी वन की वैल्यू, एफ प्लस जी टू की वैल्यू फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, यहाँ पर तो हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है, और अगर जी1 और यहाँ पे जी2 की बात करें तो ये दोनों ही नॉन ज़ीरो है, मतलब ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, और ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। सच दैट एक कंडीशन है कि जी1 बाई जी2 रियल में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन ये इम्प्लाई करती है कि f कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगेन एफ जी की वैल्यू, एफ जी प्लस जी वन, मतलब इसमें जी वन और जी टू ऐड अगर हम कर दें तो भी फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। हम यहाँ पर हम हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, जितनी भी कोई वैल्यू ले लो यहाँ पर जी की, और जी1 जी2 क्या है, इस तरीके से लिए गए हैं कि वो नॉन जीरो है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो दोनों का रेशियो है, मतलब जी1 बाई जी2 जो हम कर रहे हैं वो आर में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। फिफ्थ रिजल्ट इज अ फंक्शन इफ इट इज हार्मोनिक। एक कंडीशन क्या है, फंक्शन कैसा हो, हार्मोनिक हो प्लस बाउंडेड हो इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, देन दिस इम्प्लाइज एफ कैसा होगा, फंक्शन इज कांस्टेंट। देखिए हार्मोनिक जो है वो एनालिटिक की ही एक प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एनालिटिक की प्रॉपर्टीज़ के लिए। पहला तो हो गया आपका हार्मोनिक, दूसरा हो गया ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक तरीके से अगर वो हार्मोनिक बोल रहा है मतलब लैप्लेस की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो एनालिटिक वाला ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सेकेंडली वो बोल ही रहा है कि वो बाउंडेड है, तो ये दोनों कंडीशन तो क्या इम्प्लाई करती हैं कि फंक्शन कैसा है, कॉन्स्टेंट। 6 पॉइंट, एफ जी एक कंडीशन है जो वो सेटिस्फाई अगर कर देता है, मतलब मोड एफ डैश जी, एफ जी लेस देन इज इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा है तो भी ये इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब किया क्या है कि प्रोडक्ट किया है, एक तो फंक्शन का और एक उसके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का, इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर देंगे और इसका मोड की बात कर रहे हैं। अगर वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है तो ये इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। एक थ्योरम है वो और देख लेते हैं। थ्योरम ये कहती है कि f हमारा एंटायर फंक्शन है, f इज एंटायर फंक्शन। जब ये कहता है ना कि f एंटायर फंक्शन है तो वो अंडरस्टूड है कि ये हम बोल रहे हैं कि f इज फ्रॉम c टू c। ठीक है, और ये हमने मान लिया f एंटायर फंक्शन है और d कोई बाउंडेड सबसेट है c का, मतलब d इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ c। ये आप मान लो बाउंडेड सबसेट है c का, d बाउंडेड गिवन है। ठीक है, मतलब अगर ये मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो हम ये मान लेते हैं कि इतना पोर्शन डी है, बाउंडेड है। उसके बाद ये कहता है कि जो एफ ऑफ डी हम निकालेंगे ना, एफ ऑफ डी मतलब उसकी जो इमेज निकालोगे, डी की जो इमेज निकालोगे वो भी कैसी होगी, बाउंडेड होगी। मतलब कि ऐसे समझ लो ये डी था, ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन सी था। ठीक है, और ये सी टू सी पे मैपिंग हो रही है एफ की, तो इसकी जो इमेज है, इस पूरे इस डी की जो इमेज है, कंडीशन इस बाउंडेड होना चाहिए, इसकी इमेज जहाँ पे मैप होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, एफ ऑफ डी कहलाएगा। तो ये भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। सिंपल है कि डी अगर बाउंडेड है तो उसकी जो इमेज होगी एफ ऑफ डी वो भी कैसी होगी, बाउंडेड होगी। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। दिस इज बाउंडेड। ओके, देखिए अभी हमने बोला कि डी इज बाउंडेड सबसेट। ओके,
तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, ये हमारा डोमेन डी हो गया। तो यहाँ से हमने कोई एलिमेंट सपोज करो ले लिया जी, ठीक है, और यहाँ पे ले लो आप जी हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग करना चाहिए और जी डैश हमारा डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, सच दैट कि एफ ऑफ जी किसके बराबर हो जाए, एफ जी डैश के बराबर हो जाए। बोलने का मतलब इतना है कि ये जो जी ले रहे हो ना, ये तो आप कॉम्प्लेक्स प्लेन से ले सकते हो। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये डी भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि डी का वो पोर्शन हटा दिया गया है। ये जी जो है आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन से लेना है, ये बाहर वाले रीजन से भी हो सकता है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। जी आपका यहाँ से कहीं से भी हो सकता है, और उसके लिए ये देखो इसके लिए तो वर्ड यूज़ हो रहा है, फॉर एनी जी बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट जी डैश बिलोंग्स टू द डोमेन। तो जी आपका यहाँ इस बाहर वाले रीजन से भी हो सकता है, यहाँ से इस डोमेन एरिया से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स का पार्ट ही है ये, तो यहाँ से भी हो सकता है। बट जब इस जी डैश की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि हम डोमेन डी से ही लेंगे। तो फॉर एनी जी बिलोंग्स टू मतलब कि कहीं से भी कोई भी जी की बात कर सकते हो, बट उसके लिए एक ऐसा एग्जिस्ट जी डैश बिलोंग करे सच दैट कि दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, एफ इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, इस टाइप का है, मतलब कोई एनालिटिक फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है एफ इज एनालिटिक किस में है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन का क्या मतलब है, अगर जब सिंपल आप कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हो, इस पूरे सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लो, या तो हम कई बार ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। बट जब हम सी में इंक्लूड कर देते हैं, मतलब यूनियन बोल लो या फिर इंक्लूड कर देते हैं इन्फिनिटी को भी, तब वो कहलाता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। और ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल रहा है, दैट मीन्स कि इन्फिनिटी उसमें इंक्लूडेड है। तो इसने बोला कि फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो मतलब कि कॉम्प्लेक्स में प्लेन में तो है ही, साथ में इन्फिनिटी, मतलब इस पे भी कैसा है, एनालिटिक है। तो अगर वो इन्फिनिटी इंक्लूड करने पर ही फंक्शन आपका एनालिटिक मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट ही होगा। तो ये सारे रिजल्ट थे कब कब हमारा फंक्शन एनालिटिक है। और एक रिजल्ट इसी में इंक्लूड कर देती हूँ मैं, जो मैंने फर्स्ट बताया था आपको। यहाँ पर इफ़ इट इज़ मोड एफ जी इट इज़ ग्रेटर देन एम और फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू सी, ठीक, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम हर एक जी के लिए ये बोलते हैं कि फंक्शन हमारा बाउंडेड हो। ऐसा नहीं है कि आप देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, हम एक पर्टिकुलर सबसेट की बात नहीं करते कि इसमें अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड हमने दिखा दिया तो ये इम्प्लाई करेगा फंक्शन कांस्टेंट है। नहीं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम एक स्मॉल पोर्शन के लिए फंक्शन की को बाउंडेड बोलकर उसको कांस्टेंट नहीं बता सकते। इसलिए कंडीशन क्या होती है कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू सी, मतलब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन की हर एक वैल्यू के लिए अगर आप बोल देते हो कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड आ रहा है, तो वो ये इम्प्लाई करेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये नहीं कि स्मॉल पोर्शन से हमने जी की वैल्यू की बात की, स्मॉल पोर्शन से हमने जी की बात की कि इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो बाउंडेड हैं, तो वो इम्प्लाई ये नहीं करेगा कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू सी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन एम। अब मोड की बात कर रहे हैं, जैसे आप मोड ओपन करते हो तो क्या हो जाएगा कि -m से बड़ा होना चाहिए, एफ जी यही आ जाता है, तो क्या है, बाउंडेड हो गया। इसी तरीके से अगर ये ग्रेटर देन एम आता है तो भी हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट इंक्लूड कर दिए हैं। अगर कोई रह गया होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। इतना ही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम। इसका भी रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। आई थिंक इसकी वीडियो नहीं अपलोड की है मैंने, अगर होगा भी तो मैंने जस्ट एक टॉपिक मेंशन किया होगा या फिर उसका स्टेटमेंट बताया होगा, ये अलग से नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है पॉलिनोमियल्स की, ठीक है।
और जिन पॉलिनोमियल्स की हम बात कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं नॉन कांस्टेंट। हर एक पॉलिनोमियल जो नॉन कांस्टेंट है, अब क्योंकि ये नॉन कांस्टेंट लग गया मतलब ये पॉलिनोमियल आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल a के बराबर भी नहीं हो सकता, मतलब a z टाइप का दिखना चाहिए। अगर हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री या तो 1 होगी या तो उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबसे पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन आप ये मान लो कि डिग्री ग्रेटर होनी चाहिए 1 और 1 से ज़्यादा। तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसका जो कोएफिशिएंट हम लेंगे वो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है, इसका रिजल्ट ये इम्प्लाई करेगा दैट इट हैज़ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स ज़ीरो एंड हेंस, या तो ऐसे बोल लो कि इट हैज़ एग्जैक्टली n ज़ीरोस, ठीक है। तो 3 कंडीशंस क्या क्या है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट होना चाहिए, देन इट सेज दैट कि ये कैसे जीरोस को होल्ड करेगा, कॉम्प्लेक्स जीरोस को होल्ड करेगा। अगर इस स्टेटमेंट में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है तो अगली जो स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पॉलिनोमियल की फॉर्म किस टाइप से हम लिखते हैं, पी जी बोल देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, मैंने पी एक्स लिखा था, ये आपका रियल में काम करेगा एक्स एन एक्स, ठीक है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जी कर लो। सो पॉलिनोमियल हमें दिखेगा कुछ इस टाइप से, पी जी इज इक्वल्स टू ए के, और इसकी पावर रेज कर देते हैं के, इट इज़ रनिंग फ्रॉम के की वैल्यू 0 करेंगे, सो दिस विल बी 1, ओके। तो 1 से रन कर लो, 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू n कर लो, सॉरी इन्फिनिटी तो नहीं n कर लो, पॉलिनोमियल्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो 1 टू n पॉलिनोमियल कैसा बताया अभी, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री बताई n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन तो सारी सेम ही है, और बताया था कि कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट ये सब होता है। देन क्या यहाँ से रिजल्ट निकाला जा सकता है कि इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे, n जीरोस। ये तो हमें पॉलिनोमियल का रिजल्ट हमें वैसे ही मालूम है, जितने डिग्री उतने जीरोस कहाँ पर होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट तो कहाँ से मिलेंगे इसके सारे जीरोस, कॉम्प्लेक्स में। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट n नंबर्स, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब कि अगर 2 डिग्री का है तो सिर्फ z1 z2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है, जीरोस की बात हो रही है। अगर मान लीजिए n डिग्री का है तो इसी तरीके से वो zn तक आपको कॉम्प्लेक्स जीरोस मिलेंगे, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है, ये नहीं कह सकते कि सारे डिस्टिंक्ट होंगे, तो नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है सेम भी हो सकते हैं। तो इन सिंपल बस जीरोस जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स से होंगे। एंड देखिए ये जो चीज़ है वो बहुत ही बेसिक है वैसे तो, बट आपको पता होनी चाहिए पी जी मतलब इस पॉलिनोमियल कैसे लिखा जा सकता है, ए एन, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, के इज इक्वल्स टू 1 टू n चलेगा, z माइनस जी के। अच्छा इसको समझाने से पहले एक चीज़ ये देखिए, हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए रियल एक्सिस में ही, रियल एनालिसिस में ही, और उसकी वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास a एंड b, तो मतलब रूट्स कैसे होते हैं, z माइनस ए, z माइनस बी, और जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे फिर से वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। उसी तरीके से अगर ये इसके nth रूट्स nth जीरोज़ हैं तो z माइनस जी के एक आपके पास आ गया जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, इसी तरीके से ये चलेगा प्रोडक्ट z माइनस जी के, प्रोडक्ट करने के लिए बोला इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन लगा रखा है। जब इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस से वही पॉलिनोमियल ही मिलना है। फॉर्म कैसी थी, ये nth टाइप की थी, इसलिए ये जो हम था ना ये हमने आगे करके लिख रखा है, और इनका जो प्रोडक्ट है ये वापस से सॉल्व करोगे तो पॉलिनोमियल ही मिलेगा। तो जीरोस की फॉर्म अगर आपको जीरोस पता है तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जीरोस की हेल्प से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वापस से वही पॉलिनोमियल को फॉर्म करता है। Now next important point, corollary. So it says that every polynomial, हर एक पॉलिनोमियल की यहाँ पर बात हो रही है, of positive degree
omits no values. अब ये आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो समझने में तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स दोगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हमें वापस से मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो इमेज में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो ओमिट होती है, ओमिट मतलब एक्सक्लूड की जा सके, ठीक है। तो इसमें हम डोमेन में भी अगर हम सी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं तो वो भी इसमें भी हमें यही मिलेगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ पॉइंट टू रिमेंबर, पी पॉलिनोमियल लेते हैं पी जी, और इसके कोएफिशिएंट रियल है, ठीक है, रियल कोएफिशिएंट, एंड इसका कोई ज़ीरो है किसी पॉइंट ए पर, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो है किसी पॉइंट, सॉरी ए नहीं अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा पे, इन सच अ वे दैट, सॉरी या सच दैट इमेजिनरी जो पोर्शन है वो अल्फ़ा पे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। ज़ीरो है, ये अल्फ़ा ज़ीरो है, बट इमेजिनरी पोर्शन जो है वो अल्फ़ा पे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ना अल्फ़ा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसका, इस पॉलिनोमियल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वही बात है सिंपल, जैसे कि आपने लिखा 2 + i/3 है तो 2 - i/3 भी उसका एक ज़ीरो कहलाएगा, ओके। एंड इसी में अगर और हम बोले कि अगर अल्फ़ा उसका ज़ीरो था और उसका मतलब अल्फ़ा ज़ीरो था और उसका ऑर्डर के था, उसका ऑर्डर के था, तो अल्फ़ा कॉन्जुगेट का भी वो तो ज़ीरो होगा ही होगा, अभी हमने ऊपर से बोला, बट ये भी कंफर्म है कि उसका भी ऑर्डर के ही होगा, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बारे में, जिसमें हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के रिजल्ट मालूम हुए। अब हम अगर बात करें एंटायर फंक्शंस की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था एंटायर फंक्शन क्या होता है। तो एफ इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन इफ इट इज़ एनालिटिक ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, या फिर अगर ऐसे नहीं बोलना तो हम ये भी कह सकते हैं कि या रेगुलर हो जाए, ठीक है, रेगुलर ऑन सी। रेगुलर जो है वो यही बताता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में उस पे वो फंक्शन एनालिटिक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे फर्स्ट ये है कि इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी इज़ दी ओनली पॉसिबल सिंगुलैरिटी। ज़रूरी नहीं है कि सिंगुलैरिटी मिले ही, बट अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वो इन्फिनिटी पर ही हो सकती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी इज़ द ओनली पॉसिबल सिंगुलैरिटी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इज, अगर एफ एंटायर है, इफ़ एफ इज़ एंटायर देन e टू द पावर f वाला जो फंक्शन होगा, दिस f ऑफ z, इफ़ इट इज़ एंटायर देन e टू द पावर f इज़ ऑल्सो एंटायर, ठीक है। इनफैक्ट इन दोनों की जो सिंगुलैरिटीज़ होती हैं f की एंड e टू द पावर f की, जो पोजिशनली सेम होती हैं पर कैरेक्टर वाइज जो है वो डिफरेंट होती है। थर्ड पॉइंट है, अगर z नॉट पे हमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिल रही है, जी नॉट जो है वो एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है फंक्शन f की, सो दिस इम्प्लाइज कि जी नॉट जो है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी किसकी, e टू दी पावर f की भी, ठीक है। तो सिंपल यही है कि आप जो e टू दी पावर f में जो फंक्शन है अगर हम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें e टू दी पावर f का भी बिहेवियर पता लग जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, ये है कि जी नॉट अगर हमारा पोल है या फिर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है फंक्शन f का, तो ये इम्प्लाई करता है कि जी नॉट क्या हो जाएगा, जी नॉट इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ e टू द पावर f। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, अगर एंटायर फंक्शंस बात करें, अगर हम एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, ये हमेशा क्या देगा, ये अगर सिंगुलैरिटी होगी तो ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ही होगी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसलिए बोल रहे हैं, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि उसके नेबरहुड में आपको और कोई सिंगुलैरिटी ना मिले, मतलब वो अकेली से एक सिंगुलैरिटी हो। जब हम ये बोल रहे हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो फंक्शन एनालिटिक है, तो इन्फिनिटी पर अगर आपको सिंगुलैरिटी मिल भी रही है तो वो एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ही होगी। सिक्स पॉइंट है, एंटायर फंक्शन हैज removable singularity at z is equals to infinity if
इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ये, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर फंक्शन कैसा हो, ओनली इफ इट इज़ कांस्टेंट। एंटायर फंक्शन के पास रिमूवल सिंगुलैरिटी कब होगी, इन्फिनिटी की बात हम कर रहे हैं, जब वो फंक्शन कैसा हो जाए, कांस्टेंट। सेवेंथ पॉइंट इज एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंटायर फंक्शन के पास जो f ये एंटायर फंक्शन है इसके पास होगा पोल किसी भी ऑर्डर m का, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है अगेन, इफ f कैसा हो, पॉलिनोमियल, और जितने ऑर्डर का वो होगा उतने ही ऑर्डर का हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। ये पॉइंट तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे सारे, उसमें ये इंक्लूडेड था कि एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर अगर हमें सिंगुलैरिटी में पोल मिल रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे अगर जो सिंगुलैरिटी है वो पोल है, तो ये तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है जब फंक्शन पॉलिनोमियल हो जाए और जो ऑर्डर होगा उतने ही ऑर्डर का हमें पॉलिनोमियल की डिग्री मिलेगी। लास्ट रिजल्ट है इसका, दिस वॉज 6th। ओके, 8th रिजल्ट अब हम डिस्कस करेंगे। 8th रिजल्ट है एन एंटायर फंक्शन हैज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये कब होगा, ये भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है अगर वो पॉलिनोमियल ना हो, ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी हमने बोला कि पॉलिनोमियल है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन ये बोलती है कि पोल मिलेगा हमें एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो इस वजह से ये जस्ट अपोजिट है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो ये होगा कि पॉलिनोमियल वो नहीं होगा। क्लियर? तो ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंटायर फंक्शन से रिलेटेड, आप लोग उसे नोट कर सकते हो। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के हम टॉपिक्स कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड थैंक यू।